नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका पसंदीदा पॉलिटिकल डिबेट शो का वक्त हो चला है और रणक्षेत्र लेकर हाजिर हूं मैं विकास ब्रजेश सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको मालदीव्स लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव्स के दौरे पर पहुंचे, कुछ संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं। अड्डे से ये पूरा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट और आर्थिक केंद्र बनकर उभरेगा। जल्द ही फेरी सिस्टम की शुरुआत से अलग अलग आइलैंड्स के बीच आवागमन और आसान होगा। उसके बाद आइलैंड्स के बीच दूरी जीपीएस से नहीं, सिर्फ फेरी टाइम से मापी जाएगी। हमारी डेवलपमेंट पार्टनरशिप को नई उड़ान देने के लिए हमने मालदीव के लिए $565 मिलियन यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का निर्णय लिया है। यह मालदीव के लोगों की प्राथमिकताओं के अनुरूप यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल ली जाएगी। फ्रेंड्स, हमारी आर्थिक साझेदारी को गति देने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। आपसी निवेश को गति देने के लिए हम शीघ्र ही बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी फाइनलाइज करने की दिशा में काम करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत शुरू हो गई है। अब हमारा लक्ष्य है फ्रॉम पेपर वर्क टू प्रॉस्पेरिटी। लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम से रुपये और रुपया में सीधे व्यापार कर सकेंगे। जिस रफ्तार से यूपीआई को मालदीव में बढ़ावा मिल रहा है, इससे टूरिज्म और रिटेल दोनों को ताकत मिलेगी। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग आपसी विश्वास का परिचायक है। रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग, जिसका आज उद्घाटन किया जा रहा है, यह ट्रस्ट की कंक्रीट इमारत है। हमारी मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। हमारी साझेदारी अब वेदर साइंस में भी होगी। मौसम चाहे जैसा हो, आवर फ्रेंडशिप विल ऑलवेज रिमेन ब्राइट एंड क्लियर। मालदीव की रक्षा क्षमताओं के विकास में भारत निरंतर सहयोग देता रहेगा। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि हमारा साझा लक्ष्य है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में साथ मिलकर हम रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत बनाएंगे। क्लाइमेट चेंज हम दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। हमने तय किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देंगे। इस क्षेत्र में भारत अपना अनुभव मालदीव के साथ साझा करेगा। एक्सेलेंसी, एक बार फिर इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आपको और मालदीव के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं आपको पुनः आश्वस्त करता हूं कि मालदीव के विकास और समृद्धि के लिए भारत हर कदम पर साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एक्सेलेंसी। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालदीव्स की यात्रा पर गए, संबोधित कर रहे थे और दोनों देशों के अगले संबंध किस तरह से होंगे उस पर प्रकाश भी डाला है। चलिए अब आते हैं बैक टू बेसिक्स और बात होगी अब हर दिन की तरह जिस तरह से एसआईआर का मुद्दा गर्माता जा रहा है बिहार से लेकर दिल्ली तक, उसी की बातचीत करेंगे और मेहमान भी हमारे साथ होंगे, क्योंकि दिल्ली से लेकर पटना तक विपक्ष की बौखलाहट खुलकर अब सामने आ गई है। संसद में मॉनसून सत्र में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रदर्शन कोई सामान्य विरोध नहीं बल्कि उस
डर का सबूत है जो बिहार की वोटर लिस्ट में चल रही सफाई के बाद विपक्ष के भीतर मचा है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत चुनाव आयोग ने साफ कह दिया कि 52 लाख से ज्यादा फर्जी नाम लिस्ट से हटाए जाएंगे। यही कारण है कि तेजस्वी यादव जैसे नेता आज धमकी की भाषा बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे वोटर्स को अगर काटोगे तो चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। अब सवाल यह कि असली लोकतंत्र की रक्षा फर्जी वोटर्स को बचाकर होगी या उनकी सफाई करके। राबड़ी देवी की गाली और तेजस्वी यादव की बेतुकी बयानबाजी बताती है कि विपक्ष के पास ना कोई ठोस मुद्दा बचा है और ना राजनीतिक जमीन। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर मेहमानों के पास चलेंगे। दिल्ली की संसद से लेकर पटना की विधानसभा तक विपक्ष की नौटंकी चरम पर है। संसद के मॉनसून सत्र में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एसआईआर के खिलाफ जो नाटक हुआ वह इस बात का सबूत है कि विपक्ष को फर्जी वोटरों की सफाई सबसे ज्यादा खटक रही है। मकर द्वार पर मोदी सरकार के खिलाफ पोस्टर फाड़ना और नारेबाजी करना ये सब उसी डर की निशानी है जो बिहार की 52 लाख फर्जी वोटर लिस्ट के खुलासे के बाद विपक्ष की रगों में उतर गया है। सोचिए, 52 लाख फर्जी वोटर जो लोकतंत्र का मजाक बनाते रहे, जो घुसपैठियों की तरह वोटर लिस्ट पर कब्जा जमाए हुए हैं। जब चुनाव आयोग उन पर नकेल कस रहा है तो विपक्ष क्यों बौखला रहा है? इधर बिहार में राबड़ी देवी का डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर घटिया बयान बताता है कि विपक्ष के पास न तो कोई मुद्दा है और न ही मर्यादा। गाली और झूठ से चुनावी जमीन नहीं बचाई जा सकती। इतना ही नहीं, एसआईआर पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सरकार पर वोटों की चोरी का आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए यह तक कह दिया कि अगर यही स्थिति रही तो चुनाव में हिस्सा लेने का क्या फायदा। उन्होंने चुनाव का बॉयकॉट करने तक की धमकी दे डाली। ऐसे में सवाल सीधा है कि एसआईआर से विपक्ष क्यों डर रहा है? क्या इसीलिए कि इनके वोट बैंक की नींव फर्जी वोटरों और घुसपैठियों पर टिकी है? आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रही है, जबकि असल में यह लोकतंत्र को बंधक बनाना चाहती है। बिहार हो या दिल्ली, लड़ाई अब असली बनाम नकली लोकतंत्र की है। चुनाव आयोग सफाई कर रहा है और विपक्ष की बौखलाहट बताती है कि लोकतंत्र के असली दुश्मन कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो बच्चे से पिटाई वो करता है बड़ी लोग बैठ के बच्चे सब का हम लड़की के छेड़त रहे हुआ बैठ के और उनका दूसरा के गुंडाई करेगा। अब तो ये देखिए, इस स्तर की बयानबाजी बिना तथ्य और आधार के उचित नहीं है। राजनीतिक मर्यादा का ये पूरी तरह से तार तार करने की व्यवस्था है। दुखद है, बिहार बहुत बदनाम ये लोग कर चुके। अब बिहार और बिहारियों को बदनाम करने का प्रयास न करें। पूरा विपक्ष इस मुद्दे में एक साथ खड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखने को मिल रहा है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है, क्योंकि सरकार के कहने पे चल रहा है। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इस देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। अगर इलेक्शन कमीशन को इस तरह की प्रक्रिया करनी थी तो मैं नहीं समझती हूँ कि इलेक्शन से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले करे। ऐसा है कि ये एसआईआर का काम पहले भी बिहार में 2003 में हुआ था और 1 महीने में ही इसका सर्वेक्षण हुआ था। ये पहली बार नहीं हो रहा है और उस समय सरकार उन्हीं की थी, जो लोग बोल रहे हैं उसी समय हुआ था। और आज भी 95% से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर कर लिया। ये लोग चाहते क्या है? जो 21 लाख लोगों का नाम जो चले गए ऊपर, जिनका डेथ हो गया, मृत्यु हो गई, उनका वोट करवाना चाहते हैं। चाहते क्या है? पूरे देश तक उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना, और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। जब अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश में लाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने कहा कि अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश के लिए जरूरी है, क्योंकि इस देश में पढ़े लिखे लोग कम हैं। एसआईआर क्यों वो एसआईआर चाहते हैं? जो वोटर मर गया, जो वोटर है ही नहीं जीवित, जो वोटर
परमानेंटली देश छोड़ के चला गया, वो काहे के लिए वोटर रहेगा? जो 2 जगह वोटर है, जो देश का नागरिक नहीं है, तो इसमें कौन आपको उनको, वो चाहते हैं कि उनको एक तरफा खेलने के लिए दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। बिहार में ये चलने वाला नहीं है। बिहार के लोग जागरूक हैं और ये होने नहीं देंगे। विधानसभा बिहार में नहीं चल रहा है, लोकसभा और राज्यसभा यहाँ नहीं चल रहा है। अब इसके बाद भी कान में तेल डाल के मोदी जी सोए हुए हैं, तो इसका तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन लोग सड़क से संसद तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और इलेक्शन कमीशन को सुनना पड़ेगा। ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये SIR जो है ये पहले भी हुआ है, और राहुल गांधी जो लेटर लिखा था महाराष्ट्र का इलेक्शन के बाद, उसके बाद SIR शुरू हुआ है। और इनको जब हारते हैं सबके ऊपर डाउट आता है, EVM पे डाउट आता है, इलेक्शन कमीशन पे डाउट आता है। देखिए, पूरे देश में आज चिंता है चुनाव आयोग को लेकर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर, अपने वोट देने के अधिकार को लेकर। पर यही अफसोस की बात है कि जहां पर पूरा देश आज अपना चिंता व्यक्त कर रहा है, वहीं पर देश का मुखिया आज विदेश में है। जब सदन चल रहा है और जब यहाँ पे हम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी सदन में रहने के पश्चात या बजाय आज वो विदेश में है। यही दुख की बात है। यही सरकार की इस विषय को लेकर, निष्पक्ष चुनाव आयोग को लेकर वो कितनी संवेदनशील है दर्शाता है। विरोधी पक्ष का क्या काम है? यही नहीं करना है। वो अपना काम कर रहा है, सरकार अपनी काम कर रहा है। संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, उस पर किसी का आरोप प्ररोप नहीं चलना चाहिए। लेकिन अब कुछ लोग चला रहे हैं, तो मैं उनके विचारों से मैं सहमत नहीं। और आइए सीधा आपका परिचय करवाते हैं। उदय सिंह जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे, निखिल कुमार कांग्रेस से, सैफ अली साहब आरजेडी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे, धीरज कुशवाहा जेडीयू के साथ जुड़ेंगे, और तनुज दीक्षित साहब एडवोकेट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत तनुज भाई आपके साथ ही करता हूं। इस समय SIR को लेकर जो विरोध देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बाद अब जो बयानबाजी हो रही है और जिस तरह से जो भाषाओं की मर्यादा को लांघा जा रहा है, डिप्टी CM के लिए गुंडा कहा जा रहा है, बिहार से लेकर दिल्ली तक, कैसे देखते हैं आप ये विरोध प्रदर्शन और सदन जो नहीं चल रहा है? तनुज भाई देखिए, बिहार विगत 2 से ज्यादा दशकों से अगर हम बात करें तो पहली बार मतदाता सूची में बड़े संशोधन के दौर से गुजर रहा है। अगर हम बात करें SIR यानी कि एक विशेष गहन पुनरीक्षण वोटर लिस्ट में जो बिहार में किया जा रहा है, और जिसकी शायद अंतिम तिथि 1 अगस्त 2025 होने वाली है, निश्चित रूप से बिहार के लिए ये बेहद ही बड़े पैमाने पर एक सफाई अभियान का उद्देश्य सत्यापित करना है कि कौन वोट देने के योग्य है, या पुरानी डुप्लीकेट प्रविष्टियों को किस तरीके से हटाया जा सकता है। इसको लेकर के ही सरकार बेहद सजग रूप से इसमें कार्य कर रही है। लगभग बिहार राज्य में 7.89 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत मतदाताओं के साथ इसका जो पैमाना है वो बहुत ही अभूतपूर्व है। खास करके अगर विकास जी हम बात करें तो 24 जुलाई तक लगभग 15 लाख से ज्यादा फॉर्म्स जो है वो लंबित थे, और 20 लाख मतदाता जो है वो मृत पाए गए थे। यानी फिर भी उनके नाम पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो वोटिंग वाला मामला है वो देखने को मिल रहा था। 28 लाख से ज्यादा स्थायी रूप से दूसरे स्थानों पर चले गए, और 7 लाख से ज्यादा मतदाता एक से ज्यादा जगह पर पंजीकृत थे। लगभग 1 लाख से ज्यादा मतदाताओं को ये नहीं अभी तक पता नहीं चल पाया है। ऐसे में बिहार का SIR जिस तरीके से ये होना चाहिए और जिस तरीके से इसका परिणाम 1 अगस्त तक सबके संशोधन के साथ में होगा, निश्चित रूप से बेहद सराहनीय कार्य है विकास जी सरकार का। जी निश्चित तौर पर। उदय जी आपके पास में आ रहा हूं। आज अगर हम बयानबाजी देखें तो बिहार से लेकर दिल्ली तक जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया और गरीबों को वोट देने से आप रोकना चाहते हैं, इस तरह के आरोप जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे लगा रहे थे। लेकिन आज जिस तरह से राबड़ी देवी ने डिप्टी CM के लिए कहा कि वो तो गुंडा हैं और जिस भाषा का प्रयोग किया, कैसे देखते हैं इस विरोध को? नहीं, पहले हम लोग SIR पे बात करना जी। जहां तक SIR का प्रश्न है तो इसमें सरकार कहीं से इन्वॉल्व नहीं है। ये मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं
कि चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है और चुनाव आयोग ने ये एक इंटेंसिव रिवीजन प्रारंभ किया है इस एप्रीहेंशन पे कि वोटर लिस्ट जिस पे वोट हो रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, सही हो। चूंकि उसमें रिवीजन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि बहुत सारे इलेक्टर्स माइग्रेट कर जाते हैं, कहीं दूसरे जगह पे चले जाते हैं, कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, कुछ लोग एक से अधिक स्थानों पर वोटर होते हैं। तो इस तरीके से जो वोटिंग का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है इलेक्टर्स को, वो कहीं ना कहीं से पॉल्यूट होता है, डिफ्यूज होता है। एक ही व्यक्ति अलग अलग जगहों पे वोटर रहता है। तो इस तरीके से चुनाव आयोग चाहती है कि जिस आधार पे वोट हो वो सही हो, वोटर लिस्ट बिल्कुल दुरुस्त रहे। तो इसमें फिर दिक्कत अगर किसी को आ रही है तो इसका मतलब है कि उनका नियत सही नहीं है और वो इस पे अगर गाली गलौज कर रहे हैं या किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की बेइज्जती कर रहे हैं या असंवैधानिक बात, असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रही हैं, तो ये उनकी मर्यादा है और वो क्या करते रहे हैं ये बिहार की जनता पूरी तरह जानती है। लेकिन सर सवाल ये भी है कि वो चाहे चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, तमाम इन संस्थाओं पर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये संस्थाएं काम कर रही हैं। ऐसे कितने ही आरोप आप देखिए ना, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी तक ये आरोप आप पर लगा रहे हैं। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है कि सरकार पर ऐसे आरोप लगते हैं, लेकिन अगर ऐसा जो आरोप लगा रहा है तो वो अपने इंस्टीट्यूशंस को डिमोरलाइज कर रहा है। चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट में भी विपक्ष इसके एसआईआर के विरोध गया है और क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन को दिया है कि आप इन चीजों को देखिए, इन चीजों को नहीं देखिए? किसी तरह का कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का अभी नहीं आया है, या नहीं इसलिए नहीं आया है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल स्पष्ट रूप से, वो भी एक संवैधानिक बॉडी है और वो जान रही है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक काम कर रहा है। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में वोटर लिस्ट बनाने का, उसमें रिवीजन करने का, उसमें संशोधन करने का, काट छाट करने का पूरा अधिकार है इलेक्शन कमीशन को। इसमें सरकार कहीं इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है तनुज दीक्षित जी, लेकिन जिस तरह से बिहार की अगर हम बात करें, आरजेडी का ये कहना कि हम चुनाव में शामिल नहीं होंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे, किस हद तक ये संभव है? और इसके सहारे जिस तरह से जो सियासत हो रही है बिहार में, हम देखें विधानसभा का पूरा सत्र निकल गया, कोई चर्चा नहीं हुई, इसमें नुकसान तो आम लोगों का है। देखिए विकास जी, चुनाव का बहिष्कार करना यानी सीधे रूप से लोकतंत्र का बहिष्कार करना है। और जो भी राजनेता इस तरीके की बिहार में अगर वक्तव्य दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, निश्चित रूप से बेहद स्पष्ट है कि उनका इंटेंशन लोकतंत्र में लोक सिद्धि से आना, लोक प्रसिद्धि से आना नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से वो जिस तरीके से अपना इंटेंशन दर्शा रहे हैं, बिहार की जनता भी समझदार है और निश्चित रूप से समझ रही है कि आखिर इस चुनाव में राजनेता क्या अपना जो है उल्लू सीधा करना चाहते हैं। साफ तौर पर विकास जी अगर कहा जाए तो सिर्फ अगर हम बात भी जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उदय जी ने भी नहीं, मैं क्लियर कर दूं, मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के इंटेलेक्चुअल सेल का कन्वेनर हूं। प्रवक्ता मैं पहले था जी। उन्होंने निश्चित रूप से यही बात रखी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें गाइडेंस दिया है, जो निर्देश दिए हैं, वो बेहद स्पष्ट है। एसआईआर को लेकर के जो याचिका दायर हुई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ आधार राशन कार्ड ही मतलब मतदाता पहचान पत्र से नहीं मिल सकता है। मतलब कहीं ना कहीं और भी जो ऑथेंटिसिटी है, लोकल रूप से वो उसको पता करना होगा और उसकी एक रिपोर्ट सबमिट करना होगी जी। निश्चित तौर पे। सैफ अली खान साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही। कैमरा चालू कर लीजिए सर, कैमरा बंद है आपका आज। सवाल मेरा आप ही से है, अगर जी कैमरा चालू करता हूं जी। सवाल मेरा सैफ अली आप जी आपसे, चलिए आप करिए, तब तक मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, धीरज कुशवाहा जी। धीरज जी आपका भी स्वागत है। सवाल सर इतना सा है कि जो तार्किक बातें होनी चाहिए सदन में, चाहे वो संसद हो या फिर बिहार विधानसभा, आखिर सदन ही नहीं चलेगा, इस तरह की चीजें होंगी तो फिर तो जनता का पैसा बर्बाद है, कितना खर्चा हो रहा है, किस तरह की बयानबाजी हो रही है, कैसे चलेगा सर? देखिए विकास जी, आप जानते हैं कि बिहार में कुछ ही महीने बाद चुनाव है।
विपक्ष का तो आप समझ ही रहे कि इंडी गठबंधन हो या बिहार में आरजेडी कांग्रेस पार्टी हो, ये बीच बीच में भ्रम फैलाने में लगे हुए थे। आप जानते हैं कि ये लोग जहां चुनाव जीत जाते हैं वहां एकदम मौन व्रत की स्थिति में रहते हैं, जहां चुनाव हार जाते हैं वहां कहते हैं कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ियां की हैं, ईवीएम गड़बड़ है, और यही नहीं कहते हैं कि भारत की तमाम एजेंसियां पर भाजपा के लोग बैठे हुए हैं, ये लोग कहते हैं। लेकिन हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि विकास जी आप ही बताइए कि अगर कोई मतदाता का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया हो, या कहीं माइग्रेट कर गए हैं, कहीं चले गए हो, या और भी जो फर्जी मतदाता है उनका तो नाम कट ही जाना चाहिए। इसमें गलत कहाँ है? इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं कि सब में थोड़ा सा कम है, लेकिन चुनाव आयोग आप जानते हैं कि बीच बीच में नोटिफिकेशन भी कर रहा है। चुनाव आयोग स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जब फाइनल प्रकाशन से पहले हम एक ड्राफ्ट जारी करेंगे, कोई भी पार्टी अगर आपत्ति करना चाहती हो तो स्पष्ट रूप से आपत्ति करे, उसका हम समाधान निकालेंगे, उसके बाद प्रकाशन करेंगे। अब देखिएगा बिहार में आप देखे होंगे कि अभी सदन चल रहा था, सदन में जिस तरह से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो या तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जो भी अन्य सहयोगी दल हो, ये लोग केवल बेचैन है कि बिहार का कैसे मुख्यमंत्री बन जाए। अरे बिहार का मुख्यमंत्री तो बिहार की जनता ने तय करेगी। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए सदन को चलने दीजिए सलीलता पूर्वक, चूंकि मर्यादाओं के ख्याल में रखना चाहिए, क्योंकि बिहार की ही लोग नहीं पूरे देश दुनिया के लोग चर्चाएं होती है तो लोग देखते हैं। क्यों लेंगे आप? अब बताते हैं सैफ अली जी, एक तो आपका कैमरा चालू नहीं है, आप कैमरा चालू करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि आप दिख नहीं रहे हैं मुझे। अगर आप सुन भी पा रहे हैं तो सवाल ये कि सर जो विरोध है वो जो भी होना चाहिए, लेकिन सदन में होना, तार्किक एक बहस होगी तो ज्यादा बेहतर होगा। और जिस तरह के आज शब्दों का इस्तेमाल किया गया है डिप्टी सीएम के लिए, राबड़ी देवी की तरफ से कहा गया कि वो तो गुंडा है, और भी पता है आपको क्या क्या कहा गया, कैसे देखते हैं सर इन बयानों को? बहस हो रही थी सदन के अंदर एसआईआर पे, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चले गए। साथ साथ तुम्हारे पिताजी मंत्री थे, वो मुख्यमंत्री थे, उनको पकड़ नहीं थे, उनका दिमाग से आप मीडिया का बाइट सुन रहे हो। 7 साल तुम्हारी मंत्री थी, वो दोनों मुख्यमंत्री 7 साल 7.5 साल रहे, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब होती है तो कुछ अंतर भी होता है। और वो गिनाने लगे उपलब्धियां, हमने वो तुम्हारे बैंक पे क्या होता था, बजट कितना था, तो हर साल तो बजट बढ़ता ही है। बजट अगर आपने बहुत बढ़ा लिया तो इसमें अरे भाई तेजस्वी जी ने कहा कि एसआईआर के मुद्दे पे हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, उस पर आज राबड़ी देवी जी ने कहा जो डिप्टी सीएम के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, क्या आपको लगता है कि वो उचित है? मैं उनसे भी पूछूंगा, जेडीयू के प्रवक्ता है मेरे साथ, उनसे भी पूछूंगा वो बात। ये बहिष्कार का निर्णय अभी हुआ नहीं है, करूंगा। हम हर आदमी कहता है मैं उसका जान मार दूंगा, लेकिन जान लेता क्या है उसका? बहिष्कार करने का निर्णय अभी पार्टी में नहीं हुआ है। हम ले सकते हैं, ऐसी बातें अगर हो रही है तो उसको तिल का साथ न बनाया जाए, बहिष्कार शायद नहीं हो पाएगा। ये बात कहां तक जायज है धीरज साहब की? अगर आपने कह दिया तो हम भी कहेंगे। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी जिन शब्दों का प्रयोग सदन में करते हैं इसलिए किया, तो उसके बाद फिर राबड़ी देवी जी ने जवाब दिया। बिल्कुल नहीं। देखिए विकास जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से पिछले दिनों कहा कि देखिए सदन में मर्यादा का ख्याल पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को रखना चाहिए जी। और आप अभी सदन को चलने दीजिए, क्योंकि 5 दिवसीय था, उसके बाद में कुछ ही महीनों बाद चुनाव है और चुनाव में चलिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि चलिए जो जनता के बीच में अंड बंड बोलना होगा बोलिएगा, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक तरफ विकास है और एक तरफ विनाश है। जानते हैं आप कि 2005 से पहले ये लोग सत्ता संरक्षित अपराध करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, या तमाम चीजें देश दुनिया के पटल पर जो बिहार का नाम जो बदनाम हुआ है, ये किसने किया था? आजादी के बाद में कांग्रेस और आरजेडी वाले लोगों का शासन रहा है। लेकिन 2005 के बाद जब माननीय नीतीश कुमार जी ने जब सत्ता संभाली, उसके बाद में बिहार का नाम ही नहीं, बिहार में इतना विकास किए गए हैं। अभी तो बिहार केवल अभी टेकअप करने के पोजीशन में आया है। बिहार में आप जानते हैं कि इन लोगों ने बिहार को इतना पीछे लेके चला गया था, रोड, बिजली, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि
आप जानते हैं कि बिहार में जवाहर विद्यालय जैसे ये स्कूल खोले थे कि 70 लोग हत्या हो गई। पर बैठना पड़ेगा। ये अवधि व्यवस्था का ये हाल है। बिहार के लोग जानता है और बिहार की जनता अंतिम में निर्णय करेगी बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। धीरज कुशवाहा जी जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ऊपर बात कीजिएगा। सवाल नहीं सुने हैं। नहीं, लेकिन सवाल मेरा ये है तनुज दीक्षित साहब कि वो कोई भी हो जिसके पास अगर मतलब उचित दस्तावेज अगर नहीं है तो वो कोई भी हो, वो घुसपैठिया ही होगा। जिसके पास दस्तावेज नहीं और घुसपैठियों को अगर वोट डालने से बाहर किया जा रहा है वोटर लिस्ट से, तो इसमें दुख क्यों हो रहा है और किसको हो रहा है, ये स्पष्ट कीजिए जरा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं बिहार में एक भी चर्चा नहीं जिससे बाहर किया गया। सर आपके दावे से थोड़ी ना होगा सर, आपके दावे से थोड़ी ना होगा। चुनाव आयोग अगर एक इंडिपेंडेंट संस्था एक सर्वे करा रही है और वो कह रही है कि इसमें कई देशों के घुसपैठिए हैं बाकायदा नाम लेके, नहीं सैफ अली खान साहब चुनाव आयोग से बड़े हो गए क्या? हमारे चाचा हमारे घर में रहते थे, कितना बात है, उनका बेटा कितने मेरा चाची का भाई का तीनों का नाम काट दिया। अरे भाई, अरे सैफ अली साहब आपको कोई बाहर नहीं कर रहा है, पर घुसपैठियों के साथ हमदर्दी मत रखिए। जिसके पास कागज नहीं है वो बाहर होना चाहिए। 52 लाख लोगों में एक घुसपैठिए का नाम आप बता दें, मैं अपना वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए तैयार हूं। सैफ अली साहब आप कह रहे हैं कि एक भी नहीं, और चुनाव आयोग जो संस्था है वो कह रही है कि कई देशों के नाम ले रही है कि ये लोग हैं इसमें शामिल हैं, तो फिर आप चुनाव आयोग से बड़े हो गए क्या उदय सिंह जी? इधर रहते थे इधर 92 लाख से 11,000 अगर एक ही काम है बीजेपी का। तनुज भाई कुछ कह रहे हैं, आवाज बढ़ाइए जरा जी। देखिए निश्चित रूप से मुझे लगता है विकास भाई कि विपक्ष का एक ही काम है, चाहे आदेश सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे इलेक्शन कमीशन का हो, चाहे आदेश किसी का भी हो, सीधे उसको ये मान लेना कि सरकार का ही सब ऑर्डर है, सरकार ही ऐसा चाह रही है। ये सोच विपक्ष की बदलना होगी। देश का विकास, सबके विकास की अगर सोच रखते हैं, राज्यों के विकास की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से इन सोच के साथ में देखिए जहां पर विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए निश्चित रूप से उठाए, लेकिन अगर वो आवाज इस देश के देश विरोधियों के हित में होगी तो निश्चित रूप से जनता भी देख रही है, समझिए आने वाले चुनाव में इसके परिणाम भी देख रही है। इसी मुद्दे पर, उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिस पर देश से लेकर बिहार तक सियासत चल रही है, सवाल निखिल जी आपसे है। आप थोड़ा सा लेट आए लेकिन सभी से मैंने एक बार पूछा, सबका ये कहना है कि जिस तरह से आज विरोध किया गया है विपक्ष की तरफ से, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्लियर कहा कि आज गरीबों को वोट से निकाला जा रहा है, वोट देने से रोका जा रहा है। कैसे ये बात सही है कि गरीबों को निकाला जा रहा है, जरा ये स्पष्टीकरण दीजिए आज निखिल भाई। है कि इनकी मंशा, ये दोनों का, ये चुनाव आयोग और भाजपा का मिली भगत का कहीं ना कहीं खेल है। आप शुरुआत से मैं कुछ पॉइंट रखना चाहता हूं, उसको आप उदय सिंह जी सुनिएगा, आप कह रहे थे ना कि बीजेपी से क्यों जोड़ा जाता है, आप सुनिए कैसे जोड़ा जाता है, बोलिए भाई। पहला चीज क्या है, जब विपक्ष पहली बार जब चुनाव आयोग से मिलने के लिए गया तो चुनाव आयोग ने कहा कि 20% वोट हम काट रहे हैं। अब ये डेटा अगर कोई प्री माइंडसेट के साथ अगर काम कर रहा है, और दूसरी बात कि भाजपा जो है साथ ही साथ करे कि हम बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये वो 9/17 जो कर रहे थे, ये सारा चीज जो बतिया रहे थे, ये बतियाने का क्या मतलब था? इसका मतलब स्पष्ट है कि दोनों की एक तरफ एक बॉस जो है, सुपर बॉस है, जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसको सिर्फ फॉलो कर रहा है चुनाव आयोग। इतनी ही बात थी। दूसरी बात कि नोटबंदी हो या फिर शराबबंदी हो, भारत सरकार की नोटबंदी जितनी सफल रही थी उतनी सफल इनकी शराबबंदी है। तो कुल मिला के क्या है कि इनको जनता को एक नया मुद्दा देना है जिसको भी उछालना है, और कुल मिला के उसका जो रिजल्ट होगा वो झाग के पास होगा, और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कि अभी क्यों उठाया गया? आपने कहा कि अभी क्यों उठाया गया? उदय सिंह जी जवाब दीजिए जरा, उन्होंने लिंक कर दिया है जो आप लिंक पूछ रहे थे। मेरा एक दो पॉइंट उनको पहले बोल लेने दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। नहीं ऐसे तो फिर बोल ही नहीं पाएंगे उदय जी, ऐसे नहीं तो मैं तो उनको रोक दीजिए, हमको फिर बोलने दीजिए जी। देखिए ऐसा है, ये
जो खलबली विपक्ष की है ये हमें भी समझ में नहीं आ रही है। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अगर चुनाव आयोग करा रहा है और बिहार का चुनाव बहुत क्लोज है, तो चुनाव आयोग एक जिम्मेवार संस्था है, रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, उसको पूरी जानकारी है, वो उसको ध्यान में रखते हुए ये रिवीजन करा रहा है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि इससे केवल बाहर के लोगों को, जिसको आप रोहिंग्या और ये सब बोल रहे हैं, केवल उन्हीं लोगों का नाम नहीं कट रहा है, मरे हुए लोगों का नाम कट रहा है, जो लोग किसी दूसरे जगह पर माइग्रेट कर गए हैं उनका नाम कट रहा है, जो अनेक स्थानों पर वोटर हैं उनका नाम कट रहा है। और अगर किसी गांव में अगर वोटर लिस्ट में नाम वहां के जनसंख्या से कई गुना अधिक हो तो इसका क्या मतलब होता है? आपके यहां अगर लोग 10 लोग हैं और वोटर आपके यहां 15 हैं, तो 5 लोग जो एक्स्ट्रा हैं वो कहां से आ गए? इन चीजों को अगर चुनाव आयोग ने संज्ञान में लिया है और उस पर काम हो रही है, तो हम सभी लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम लोग इलेक्शन कमीशन को कोऑपरेट करें और पूरी तरह से हम लोग निष्पक्ष चुनाव होने के रास्ते पे आगे बढ़ें। इसमें और जहां तक राबड़ी जी ने डिप्टी सीएम साहब को अगर कुछ बोला है, तो ये तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं कि उनकी क्या इंटेलेक्चुअल और मेंटल लेवल है। उससे डिप्टी सीएम को क्या लेना देना है इस एसआईआर से? ये चुनाव आयोग करा रहा है, चुनाव आयोग का सारा कार्यक्रम निर्धारित है, उसने पूरा अपना जो पूरा उसका एक्सरसाइज है वो पब्लिश कर दिया है कि अभी तक कितने लोगों को उसने आइडेंटिफाई किया, कितने लोग कवर्ड हो गए। धमकियां क्यों दी जा रही हैं सर कि अगर एसआईआर होगा तो आरजेडी चुनाव में नहीं उतरेगी, बहिष्कार कर देगी? तो क्या एसआईआर अगर हो रहा है और गलत लोगों को हटाया जा रहा है तो आरजेडी केवल ऐसे ही वोटर्स पर डिपेंडेंट है क्या? आखिर क्यों हट जाएगी? सैफ अली खान साहब जवाब देना होगा। सैफ अली साहब बोलिए, क्या कारण है? आरजेडी के क्या वही वोटर्स हैं जो गलत तरीके से एंट्री लिए हुए हैं, जिनको इलेक्शन कमीशन उचित नहीं मानती है? आखिर हटने के पीछे क्या वोट करते हैं और ना गलत लोगों के कितने लोग गलत तरीके से वोटर थे, ये तो चुनाव आयोग इस बात को पता है। चुनाव आयोग ने 20-22 लाख के आसपास लोग देख करके 2003 में जितने लोग 2003 में वोटर्स हैं और 2003 के वोटर लिस्ट में हैं, उनको तो वो इंटैक्ट मान रहा है, उसमें तो किसी तरह का कोई डिस्ट्रिक्ट मान रहा है। लेकिन उसमें तो नहीं, तो हमारे घर के हमने कहा हमारे घर पे 10 लोग छूट गए। 2003 में हमारी मेड हमारे साथ रहती थी, बेटा उसकी बेटी हमारे साथ रहती थी हमारे घर में, वो हमारे यहाँ से वोटर है। वो बेटा उसका दूसरे काम में चला गया, वो रेंट पे रह रहा है, लेकिन वोट गिराना हमारे यहाँ। अब मेरे भतीजे ने उसे डांट के बना दिया, तो चाचा तोड़ना का नहीं यार, तुम प्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ वोटर हो जाएंगे। मेरे भतीजे ने वो डांट के बना दिया, उसको वेरिफिकेशन फॉर्म नहीं देने दिया, कैसे हुआ होगा? ये बात समझ में नहीं आ रही। लोग ऐसे नहीं है जो दवाया धमका दिया तुम्हारे घर में उनका हिस्सा निकल जाएगा। नहीं सैफ अली साहब, अब मेरी बात सुनिए जरा। अब हो गई आपकी बात, मैंने सुन ली आपकी बात। सवाल ये है कि अगर वो कोई भी नागरिक हो जिसके पास भारत में रहने की नागरिकता नहीं है, उसका प्रमाण नहीं है, अरे वो कोई भी हो, वो गरीब हो या जो भी हो, 2 चीजें होती हैं वोट में। सबसे पहले कि वो भारत का नागरिक हो और दूसरी चीज 18 साल पार कर चुका हो। लेकिन पहली शर्त है कि भारत का नागरिक हो। आप कैसे कह रहे हैं कि घुसपैठिए नहीं है अगर चुनाव आयोग एक आंकड़ा दे रहा है और 3 देशों के नाम ले रहा है, उसमें बांग्लादेश भी है? सैफ अली खान साहब, चुनाव आयोग ने अपना कोई ऐसा डाटा नहीं दिया जो बांग्लादेश के लोग यहाँ 28 लाख लोगों का डाटा उसमें दिया है, जो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, दूसरी जगह वोटर। अपने चुनाव आयोग ने 3 नाम लिए हैं सर, म्यांमार भी है, बांग्लादेश भी है, और स्पष्ट तौर पे कहा है कि कई घुसपैठिए हैं बिहार में, बंगाल में। हाँ। तो फिर ऐसे लोगों को क्या आप चाहते हैं ये लोग वोट डालें? नहीं, क्या आप चाहते हैं ये लोग वोट डालें? कोई लिस्ट नहीं दिया। 7.5 लाख लोग 2 जगह वोटर थे, उनका नाम उन्होंने काटा है। अरे धीरज कुशवाहा साहब अब वो मानने को ही तैयार नहीं है। जब वो ये कह रहे हैं कि एक भी घुसपैठिया नहीं है, इसकी गारंटी सैफ अली ले रहे हैं, तो क्या होगा फिर सर्वेक्षण से? मैं नहीं ले रहा हूं। नहीं, आप कह रहे हैं ना सर कि एक भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि अगर एक भी घुसपैठिया बिहार में हो तो मैं वोट नहीं डालूंगा। तैयार हुआ, बता दिए एक घुसपैठिया था, उसका नाम
नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, आप कह रहे हैं ना कि अगर वोट नहीं डालेंगे। धीरज कुशवाहा साहब बोलिए। विकास जी, देखिए, चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। हाँ, SIR अगर किए जा रहे हैं तो ये जान लीजिए कि इसमें सब दल मिलकर सहयोग कर रहे हैं, वो चाहे जदयू हो, भाजपा हो या अन्य दल मिलकर सहयोग कर रहे हैं। हाँ, देखिए, ये लोग जो लोग अभी विरोध कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो 90 के दशक में जिनके पेटिया से जीन निकला करती थी। ये वही लोग हैं जो लोग वोकस वोट मारकर अपना सत्ता में जो वापसी आते थे, जो 15 साल और 50 साल जो आजादी के बाद ये लोग जो राज किए हैं, ये सब ऐसे ही किए हैं। देखिए, हम ये कहना है कि जो आदमी भारतवासी है उसके पास क्या नहीं है, कुछ न कुछ तो प्रूफ होगा ना। चुनाव आयोग सब चीजों को मानने के लिए तैयार है। आप जानते हैं कि बिहार में सीमांचल इलाकों में वोटर कार्ड की संख्या कुछ और है, आधार कार्ड की संख्या कुछ और है। ये क्या है? ये कैसे हो सकते हैं? तो जान लीजिए कि फर्जी जो मतदाता है उसका अगर नाम चुनाव आयोग द्वारा काटा जा रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छे लोग, ठीक है, इसी पे मैं जवाब ले रहा हूं। निखिल भाई ये बताइए, अगर कोई फर्जी पकड़ाता है और उसके पास वो दस्तावेज नहीं है, फिर उसे वोट डालने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? निखिल जी की आवाज दीजिए जरा। जी देखिए, कुछ चीज आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि मैं स्वयं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रहा हूं। मैं 2 जिलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था 3 बार। सुन लिया जाए, उसके बाद वोटर जो कौन वोटर हो सकता है, क्या ये विकास जी किनको आप बोलने के लिए कहे? तो मैं फोन पे हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, निखिल जी आप ही से मेरा सवाल है। आपने कहा कि ये चीजें नहीं है, कोई घुसपैठिया नहीं है, ये सब हमें दलितों का, गरीबों का। मैं जो कहना चाहता हूं पहले उसे सुन लिया जाए। हाँ, मैं उस समय भी आपने पूरा मुझे नहीं करने दिया था, तो मुझे पूरा करने दिया जाए पहले। सभी लोगों के जो विद्वान प्रवक्ता बहुत अच्छा बात बोल रहे थे, उनका जवाब मैं दे देना चाहता हूं। सबसे पहले ये 2024 का जो चुनाव हुआ था वो किस वोटर लिस्ट पे हुआ था? नंबर 1, अगर उस वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी तो उस समय क्यों नहीं सुधारा? क्या चुनाव आयोग को अभी सपना आया कि अब जो है यहाँ पर घुसपैठिए आ गए, यहाँ पर डुप्लीकेसी है? क्या ये अचानक से आया? निखिल भाई, 2024 से निकल जाइए ना, वो बात हो गई है पुरानी, हो गया है चुनाव। अरे मेरा सवाल ये है कि अगर इस पुनरीक्षण में कोई ऐसा पकड़ाता है जिसपे दस्तावेज नहीं है। मैं 2025 में आता हूँ, 2025 जनवरी में सर्वेक्षण हुआ था ना। निखिल कुमार जी, ये गलत तथ्यों पर बात चुनाव आयोग ने गलत डेटा प्रस्तुत किया? या तो चुनाव आयोग तब सही था, या तो आज सही है, या तो पूरे जनता को ये बरगलाने का काम कर। ठीक है, आखिरी कमेंट तनुज दीक्षित साहब से ले रहा हूं मैं। जी तनुज जी। देखिए, मुझे लगता है ये जो SIR है, निश्चित रूप से इसकी जो जिस तरीके से यहाँ पर रिपोर्ट आएगी वो निश्चित रूप से बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आगामी चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे रिविजन्स जो होते हैं यही देश को आंतरिक रूप से सशक्त बनाते हैं, राज्यों को आंतरिक रूप से सशक्त बनाते हैं। और इलेक्शन कमीशन के इस प्रयास के लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। जी, लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। और किसी भी पार्टी का हो, वो किसी भी पार्टी का हो, अगर इस देश का नागरिक नहीं है, दस्तावेज नहीं है, तो उसे वोट डालने का अधिकार तो कम से कम नहीं होना चाहिए। मेरे पास समय की कमी है धीरज जी, मैं जानता हूं सभी के पास आना था, लेकिन सभी का, तनुज भाई आपका, सैफ अली खान, उदय जी, निखिल जी आपका, धीरज जी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल आज का यही है कि जो SIR पर सियासत चल रही है वो कम से कम सियासत से इतर जो इस देश का नागरिक नहीं है उसे वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और ऐसे इन लोगों के साथ जो खड़े हैं उनको भी चिन्हित करना पड़ेगा। जवाब फिलहाल रण क्षेत्र में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।